के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। ARO यानी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हमने आपसे कहा था कि GS के लिए पढ़ाई शुरू की गई है या पढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो उसके लिए इतिहास का पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना है। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए छात्रों कि इतिहास की परिभाषा क्या है या इतिहास है क्या है। इतिहास वर्तमान और भूतकाल में होने वाली घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कम शब्दों में इतिहास अतीत का अध्ययन कराता है। ये बहुत ही नॉर्मल है, आप समझ लें। अब दूसरी बात ये आती है कि आप ये जान लीजिए कि इतिहास के जन्मदाता कौन है। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस है। अब आप समझ लीजिए कि इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा गया है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो उसका कारण है कि इतिहास का क्षेत्र बड़ा है, विस्तृत फैला हुआ है, इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और चौथा इसका भाग है विश्व का इतिहास। वो तीनों में आता है, प्राचीन में भी आता है, मध्यकालीन में भी आता है और आधुनिक में भी आता है। इसी के आधार पर प्राचीन इतिहास में आपको पहला जो पढ़ाया जाएगा वो प्राचीन काल पढ़ाया जाएगा। उसमें प्रागैतिहासिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल से आपकी शुरुआत होगी और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण प्राप्त हुए वो पत्थर से निर्मित थे, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी पुरातत्व साक्ष्य पाषाण निर्मित हैं, इसी वजह से इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा जो है, जैसे मैंने इतिहास की परिभाषा बताई उसी तरीके से प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा क्या है, न इसमें लेख लिखे गए न लेख पढ़े गए। जो उपकरण प्राप्त हुए वो पत्थर के थे या पाषाण के, तो उन्हीं से जानकारी मानते हैं, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मगर यहाँ ये विवादित है मामला। वैसे कंपटीशन में चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसमें कभी डेटा नहीं ये पूछी जाती कि इसका कार्यकाल क्या है। जैसे NCERT पुस्तक है वो दर्शाती है 20 लाख ईसा पूर्व, और कुछ इतिहासकार इसको दर्शाते हैं 5 लाख ईसा पूर्व। मगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार ज़्यादातर है जो सही है वो है 2,85,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। यह है पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल में 1 लाख ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, ये आपका मध्यपाषाण काल। और नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। इसी में जो मैंने चौथा आपको बताया था ताम्रपाषाण काल जो है आपका इसी में आता है। किस में आता है? नवपाषाण काल में। तो हम इसी बात पे पुरापाषाण काल में चलेंगे कि पुरापाषाण काल में क्या, इसकी जानकारी अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पुरापाषाण काल की या प्रागैतिहासिक काल के उपकरण की या इसकी जानकारी कैसे हुई। तो जानकारी सबसे पहले 1863 में ब्रिटिश के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले पल्लावरम में, मद्रास में
मद्रास में खोज की, पाषाण निर्मित साक्ष्य प्राप्त किए। इसी के आधार पर हमें ये पता चला कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी यहाँ से हुई है कि ऐसे ऐसे उपकरण थे, इस तरीके। यानी इसी दौरान जो वस्तुएं यहाँ प्राप्त हुई वो थी आपकी सल्क, गंडासा, खड़क, हस्तकुठार, यही औजार, इसी को बोलते हैं कुल्हाड़ी। यानी हस्तकुठार जो है, कुल्हाड़ी सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला औजार है, मगर यह पत्थर से निर्मित था। जैसे कि आज के वर्तमान समय में या आधुनिक समय में लोगों ने इसे लकड़ी से और लोहे के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, मगर प्रागैतिहासिक काल में ये पाषाण यानी पत्थर से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? पत्थर से बनी हुई थी, पत्थर से बनी हुई थी। इसके बाद गंडासा, ये जो गड़सा होता था जिसे हमारे वर्तमान समय में पशुओं के लिए चारा काटने के लिए इसकी व्यवस्था बनाई गई। अब पूरा इसी काल में यानी पुरापाषाण काल में हमारे दैनिक प्रक्रिया या हमारे दैनिक प्रक्रियाओं का जो माध्यम था वो किस प्रकार का था? पशुओं की तरह, पशुओं की तरह हम रहना, उठना, बैठना, चलना, यानी जो भी हमारी दैनिक प्रक्रिया थी वो पशुओं की तरह थी। किस तरीके से थी? पशुओं की तरह। पशुओं की तरह हम झुंड बनाकर रहते थे। किस तरीके से रहते थे? झुंड बनाकर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, मचानों पर रहते थे, जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए। मगर क्या करते हम लोग कि अपने भोजन का आहार हमारा वही थे, कंदमूल खाना, पशुओं को खाना, जिससे वो आक्रमण न करे हम पर, हम उस पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देते थे। और चलने का स्टैंडर्ड हमारा ऐसा नहीं था जैसा आज का है। हम पूरी तरीके से उस समय पुरापाषाण काल में शिकार करना था, यही हमारा दैनिक भोजन था। उस समय हमें ज्ञान नहीं था, ना अनाज का ज्ञान था, न किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, न हमें स्कूल जैसे आज के समय में विद्यालय जाना है, घर को अच्छा बनवाना है, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं उस समय। उस समय आपको इसी तरीके से। अब बात आती है कि भारत में जो पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ से हुए थे? सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, समस्त भारत। यानी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिंध और केरल को छोड़कर बाकी भारत के सभी क्षेत्रों में पाषाण निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जे भाई वर्तमान में सिंगरौली घाटी जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को स्वर्ण संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स इसी को बोलते हैं कुल्हाड़ी को, इसलिए इसको कहा जाता है। इस काल में ये मैंने आपको बता ही दिया। और पुरापाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का या मनुष्य किस पर निर्भर था? जीवन पूरी तरीके से प्राकृतिक यानी प्रवृत्ति पर आधारित था। अब एक और प्रश्न आता है, यह बहुत बार पूछा गया है कि पुरापाषाण काल में भी करके पूछ सकते हैं, मध्य पाषाण काल के भी पूछ सकते हैं, या नवपाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आपका आईएएस से लेकर समीक्षा में भी पूछा गया है। तो कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अब यहाँ भ्रमित करने वाले छात्रों को भ्रमित कैसे किया जाता है? छात्रों को भ्रमित इस प्रकार किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल में या पुरापाषाण काल में या मध्यपाषाण काल में या नवपाषाण काल में। आपको मालूम है कि सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मानव के साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। अब नर्मदा घाटी आपको पता है मध्य प्रदेश में, सीधी सी बात है, आप टिक कर दो, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अब आती है भारत में। अब आप ये देखिए कि मैंने प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल बता दिया। अब मध्यपाषाण काल की जानकारी कब हुई?
मध्य पाषाण काल की जानकारी आपको 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल की जानकारी हुई। कुछ समय बाद ये पता चल गया कि वो प्रागैतिहासिक काल था, यानी प्रागैतिहासिक काल प्रापाषाण काल को बांटा गया है, उसी भाग में पूरे को डिवाइडेशन कर दिया गया। मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए या जो है वो कब प्राप्त हुए थे, वो हुए थे 1867 में। अब भारत में इसी मध्य पाषाण काल में ही, मध्य पाषाण काल में ही अस्थिपंजर, यानी अस्थि मीन्स आप जानते हैं हड्डियों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये सबसे पहले आपके इसकी जानकारी हुई गुजरात के लघुनाज में, सबसे पहले महत्वपूर्ण जो मध्य पाषाण काल का अस्थिपंजर उपकरण मिले। इसके अतिरिक्त वो तो मिले ही थे, उसके अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। अब होता क्या है, हड्डियों के उपकरण प्राप्त होने लगे, अस्थिपंजर बताया था, और उसके बाद मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होने लगे। तो ये सब प्राप्त हुए। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल क्या हैं, पूछ लिए जाते हैं कि मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल क्या है। नेवासा ये महाराष्ट्र में है, डीडवाना राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और नर्मदा घाटी भी मध्य प्रदेश में। पुरुलिया, वैसे ये पुरुलिया है, पुरुलिया ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मिस्टेक हो गई है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाण कालीन महदवा प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार 2012 में पीसीएस में पूछा गया है। महदवा प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर हड्डी से भी और सींग से भी जो प्राप्त हुए उपकरण वो कहाँ से प्राप्त हुए, महदहा से ये प्राप्त हुए थे। इसकी जानकारी अब इन्होंने जी आर शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा यहाँ खोज की गई। महदहा को 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। इन्होंने क्या किया, ये महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में, इस क्षेत्र को उन्होंने 3 भागों में डिवाइडेशन किया। कितने में, झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रिस्तान निवास। यानी झील क्षेत्र, यहाँ एक झील वगैरह होगी, उसके आधार पर उन्होंने वो किया। बूचड़खाना आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पशुओं का मांस काटा जाता है उसे बोलते हैं बूचड़खाना। और कब्रिस्तान में जहाँ लोगों को दफन किया जाता है। इन 3 क्षेत्रों में इसका डिवाइडेशन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेलन घाटी, ये बेलन घाटी से इन्हीं के द्वारा जिया शर्मा ने निर्देशन में यहाँ रिसर्च की गई। ये अनुसंधान किया गया इनके द्वारा। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ती है। यहाँ से कई चीज़ों की इन्होंने रिसर्च की। इसी दौरान उनके समकालीन डॉक्टर जी.आर. नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और पुस्तक थी पुरातत्व विमर्श। इन्होंने इसी विचारधाराओं पर, यानी मध्य पाषाण काल के, यानी पुरापाषाण काल या सभी पूरे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी देने के लिए उन्होंने पुरातत्व विमर्श एक पुस्तक लिखी। उसमें महदहा, सरायनाहर एवं दमदवा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। इन्होंने ये और जानकारी दी कि यहाँ से महदहा, सरायनाहर एवं दमदवा ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। यहाँ से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त होने के उल्लेख किया है इस पुस्तक में इन्होंने। यानी हड्डी के तो उपकरण प्राप्त हुए, आभूषण भी इन्होंने बताए। अब आप सोचते होंगे कि प्रागैतिहासिक काल में या मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। ये क्या था कि मध्य पाषाण काल के लोग अंत्येष्टि, आप जानते हैं कि जब, आज भी हम लोग जानते हैं कि जब शव यात्रा यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस बारे में इन लोगों को जानकारी थी। ये चीज़ की भी इन्हें इससे परिचित थे कि मानव की अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई। जैसे किसी शमशान घाट में इनको दफना दिया जाता था, तो वहाँ से क्या हुआ, मानव की तो अस्थियां प्राप्त हुई, उनके साथ कुत्तों के भी हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। पंचमढ़ी महादेव पहाड़ियाँ मध्य पाषाण के शैल सिराज मिले हैं। यानी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ से शैल चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल से ही भीमबेटका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भीमबेटका के बारे में।
प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। भीमबेटका के अतिरिक्त आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर से भी शैल चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब आता है आपका नवपाषाण काल। मैंने जैसे आपको बताया था उसी के आधार पर नवपाषाण काल में दैनिक प्रक्रियाएं या दिन की प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। दैनिक प्रक्रिया नवपाषाण काल में व्यक्ति के चलने में, उठने बैठने में परिवर्तन आ जाता है, स्थायी जीवन हो जाता है, क्योंकि इस समय कृषि का आविष्कार कर लिया लोगों ने। क्या किया इस नवपाषाण काल में? जो मुख्य स्थल थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए वो सब बताएंगे। पहले क्या किया इन्होंने कि नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में के मुख्य स्थल यानी नवपाषाण काल के जो प्रॉपर मुख्य स्थल कौन से थे? चिराद जो है ये बिहार में पड़ता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, बुरजहोम। अब इससे क्या होता है कि ये जो बुरजहोम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुरजहोम से मनुष्य और कुत्ते के एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए और गर्त आवास यानी गड्ढे में जो रहने के निवास कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो आपके प्राप्त हुए थे बुरजहोम से, भारत से प्राप्त हुए। ये पड़ता कहाँ है? बुरजहोम जम्मू कश्मीर में। अब यही बात ये आती है कि मेहरगढ़ से, प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि मेहरगढ़ से कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी अब अगर आप 2012 से पहले देखेंगे तो आपको मेहरगढ़ कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होंगे, क्योंकि कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, तो मेहरगढ़ से वो कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए तो वो हुए 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के दौरान। कृषि के साक्ष्य जो है ज़्यादातर आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, मगर हम आपको बता रहे हैं कि इससे जब 2012 में नई खोज हुई, इतिहासकारों ने इसकी नई खोज की, तो ये 9000 ईसा पूर्व में से 7000 ईसा पूर्व के दौरान कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहोरादेव से। कहाँ से प्राप्त हुए? लहोरादेव से प्राप्त हुए। ये उससे पूर्व की डेट है कि मेहरगढ़ 6000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान, और लहोरादेव है आपका 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के दौरान। तो ये पूर्व की बात आई, 2-3 वर्ष बढ़ रही हैं। तो इसलिए अगर ये विवादित है, अगर ये पूछा जाए उसमें ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, अगर उसमें लहोरादेव दिया है तो आप लहोरादेव पर टिक करना। अगर आपको लगता है कि लहोरादेव नहीं दिया है तो आप मेहरगढ़ को वो करना। दोनों नहीं आएंगे। अगर डेट पूछी जाती है कि सबसे पहले, तो आज की डेट में आप ये समझ लें कि 9000 ईसा पूर्व में आपका लहोरादेव से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। और अगर ये नहीं आता है लहोरादेव तो आप बताएंगे मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। आजमगढ़ और बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वैसे तो मेहरगढ़ से भी पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। स्पेशल अगर मेहरगढ़ नहीं दिया जाता है तो आप ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बागौर से और वहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। मैंने बताया बुरजहोम जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ से मृत वाण यानी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हड्डियों से निर्मित या पत्थरों से निर्मित, फिर धीरे धीरे जब ज्ञान आया तो उन्होंने मृत भांड यानी मिट्टी के उससे बनाने लगे बर्तन वगैरह। जितने भी बर्तन थे वो किससे बनाने लगे? मिट्टी से। बुरजहोम से गर्तावास मनुष्यों कुत्तों के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुरजहोम से ही आपके गर्तावास लोग गड्ढे में
निवास करते थे। मनुष्यों के कुत्तों के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसी समय नवपाषाण काल में ही हस्तिनापुर से जंगली गन्ना, कांच की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी नवपाषाण काल में जानकारी होने लगी लोगों को। इस समय ही उनको दैनिक प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें, यानी जंगली गन्ना, अब तो हमारे यहाँ वैसा होता है आधुनिक समय में, और उस समय चूड़ियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। और नेवास जो महाराष्ट्र में, सूती के कपड़े का साक्ष्य, अंतरजी खेड़ा कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए। ये एटा में उत्तर प्रदेश में है और ये नेवासा महाराष्ट्र में, यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। पूछा भी जाता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कोल्डी हवा से। पिकली हल ये कर्नाटक में, यहाँ पर राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, यानी पिकली हल से। और भारत में मानव जाति, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मानव जाति के शारीरिक लक्षणों के प्रथम साक्ष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है कि भारत में मानव के या मनुष्य के शारीरिक लक्षण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए। भारत में सिर्फ चिराद बिहार एक ही ऐसा स्थान है जहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए। उत्तर प्रदेश के, क्योंकि समीक्षा का जो पेपर है तो उत्तर प्रदेश से प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले। और नवदा टोली ये इंदौर के पास है, यहाँ से मध्य प्रदेश में नवदा टोली से सभी अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसके बाद आपका आएगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल से ही जुड़ा हुआ है ताम्रपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल का समय काल है 40 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और इसी में ये ताम्रपाषाण काल में ही, यानी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो आप जब ऐसे भी पूछेगा तो ताम्रपाषाण काल है ये। और 5000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में मानव ने तामा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो आपको जो कार्यकाल बता रहा हूँ उसके अनुसार आप देखेंगे तो नवपाषाण काल में जुड़ा हुआ है, तो ताम्रपाषाण काल में, और ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल एक ही है, उसी में आता है प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण हैं वो, अब इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है कभी कभी कि इसे ताम्रपाषाण क्यों कहा जाता है, तो आप जानते हैं इस बात को। तांबे और पत्थर से जो बनी हुई वस्तुएं या उपकरण जो प्राप्त हुए, इसे इसलिए ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब ताम्रपाषाण काल की खोज कब हुई, मैंने बताया तांबे की 5000 ईसा पूर्व। कहाँ से हुई, मालवा मध्य प्रदेश से। यानी मालवा से तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे 5000 ईसा पूर्व, और यही मनुष्य ने इसी धातु को पहले सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद भारत में तांबे की वस्तुएं, तांबे के साक्ष्य या ये किसी किस स्थान से, तो ये बस्तियां जो आहाड़ या मिलंद ये राजस्थान से, तो राजस्थान में भी तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत से, यानी इन क्षेत्रों से तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। आहाड़ मैंने अभी यहाँ से बता के गया था कि राजस्थान में है। आहाड़ का प्राचीन नाम तामावती, तामावती यानी तामा वाली जगह। यहाँ ताम्रपाषाण काल के समय अधिक मात्रा में तामा प्राप्त हुआ, इसलिए इसे तामावती अर्थात तामा वाली जगह प्रसिद्धता मिली। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़, नवदा टोली ये तांबे के यहाँ पर ज़्यादातर, कायथा में, एरड़ में और नवदा टोली में प्रमुख स्थान है। इस जगह पर तांबे के साक्ष्य मिले। नवदा टोली का जो उत्खनन किसके माध्यम से किया गया था, तो HD संकालिया एक इतिहास वो हैं खगोल शास्त्री या इतिहासकार, इनके माध्यम से यहाँ पर वो कराया गया था। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर, नेवासा,
देवमास, सोनगांव, इनामगांव, नेवासा, ये स्थल यानी यहाँ पर तांबे की संस्कृति साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से भी ये स्थान जाने जाते हैं। जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है इसको, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में, देवाबाद में जो पाई जाती है इन जगह पर, इस जोरवे संस्कृति के नाम से भी ये जो तांबा जहाँ प्राप्त हुए थे उस संस्कृति को जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ गोदावरी का देमाबाद ये सबसे बड़ा स्थल है इस समय ताम्रपाषाण काल का। नेवासा से पटसन मिलाप के साक्ष्य प्राप्त हुआ। और महाराष्ट्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराष्ट्र में मृतकों को फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में उन्हें दफनाया जाता था और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाते थे। नोट करके इसको पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी हमारे यहाँ इन प्रागैतिहासिक काल की खोज करने का प्रावधान किया गया। और 1971 में पुरातत्व विभाग बनाया गया और उसके आधार पर इसमें कार्य करने लगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल है, भोपाल में स्थित, जो वर्तमान में इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। देखिए छात्रों, मैंने प्रागैतिहासिक काल को आपको बताया, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको कंपटीशन में मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्रों को मिले। थैंक यू, धन्यवाद।